हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आई एग्जाम बी 50% फास्ट प्रिपरेशन। और हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरबीआई ग्रेड बी। आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला है। एग्जाम इतना आसान होने वाला है ही नहीं। अगर होता तो फिर बात क्या थी। मज़ा तो तभी है ना जब कुछ चैलेंज रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ बड़े इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन। टफ है, लेकिन यही जो टफ क्वेश्चन है ना, दीज आर गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटर्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स यू कांट अवॉइड, यू कांट लीव। आसान क्वेश्चन को छोड़े बगैर आपका एग्जाम निकल नहीं सकता, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए आपको हाई लेवल क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। बिकॉज जो आसान वाले हैं वो तो मेजोरिटी ऑफ जनता कर ही लेगी। आपका डिफरेंशिएशन कहां से आएगा? आएगा ऐसे मुश्किल क्वेश्चन से। ये मैंने लास्ट टाइम पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 5 अप्रैल 2016, करेक्ट है। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एसटी एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। देखिए इसका मतलब क्या है कि लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, बट एससी एसटी वाले मैन भी हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह लिखा हुआ है। बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर रीडिंग स्टडीइंग। फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन 10 लाख एंड 100 लाख, यानी कि हो गया 1 करोड़। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है। कंपेरेटिवली इतना मुश्किल नहीं था। अब जो मैं बात करूंगा आज के वीडियो में, ये ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। आरबीआई के आईरैक नॉर्म पर है, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म, आईरैक नॉर्म। one of the most important norms when it comes to बैंकिंग। सारा बैंकिंग सेक्टर आरबीआई के इस बात से कि क्या एनपीए होगा और नहीं होगा चिंतित रहता है। इसको कहलाता है आईरैक नॉर्म। आईरैक का फुल फॉर्म समझ जाइए, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। उसके हिसाब से प्रोविजनिंग की जाती है, यानी कि एसेट की कौन सी क्लास है। क्लास का मतलब क्या है? कौन सा एसेट स्टैंडर्ड है, कौन सा सब स्टैंडर्ड है, कौन सा डाउटफुल है और कौन सा लॉस हो गया। एसेट्स मतलब होते हैं लोन। बैंक की बुक्स में क्या होंगे? बैंक की बुक्स में एसेट्स होंगे, लोन। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं। आई बिलीव आपको पता होगा, नहीं पता होगा तब तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बट फिर भी अगर वो पता है तभी भी कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन बनने वाला है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, पांचों ऑप्शन पढ़ लीजिए, पांचों, क्योंकि नन ऑफ द एबव नहीं है यहाँ पे। मैं पढ़ता हूँ, वीडियो में टाइम लग जाए कोई बात नहीं। आपको सिंसियरिटी अगर है एग्जाम निकालना है तो थोड़ा डेप्थ में घुसना ही पड़ेगा। द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकग्निशन शुड बी सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। ऐसे शब्द पे आपको केयरफुल होना चाहिए। सब्जेक्टिव क्यों होगी? इट हैज टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट ऑफ बैंक हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू एंश्योर अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्म। अब सब्जेक्टिव क्राइटेरिया से यूनिफॉर्मिटी आएगी क्या? टू द provisioning should be made on the basis of the period for which the asset has remained non-performing and the availability of the security and the realized value thereof। 3 क्राइटेरिया बोले हैं। वैल्यू, एसेट की जो वैल्यू है, सपोज एक हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन में एसेट क्या है आपके पास? हाउस है। कार लोन में एसेट क्या है? जो सिक्योरिटी है वो क्या है आपके पास? कार है। तो उसकी वैल्यू कितनी है? रिलायजेबल वैल्यू। आज वो कितने में बिक सकता है, कितने टाइम तक वो, कितने पीरियड तक वो परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग वर्ड यूज किया। नॉन परफॉर्मिंग रहा है मतलब अगर आपने लोन दिया है तो उस पर ब्याज वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बात लॉजिकल लग रही है, नहीं लग रही है? मान के चलते हैं अभी तक ये ठीक है। बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिक्स रियलिस्टिक रिपेमेंट शेड्यूल। मतलब क्या है इस बात का? ऑन द बेसिस ऑफ नॉट रिक्वायर्ड। भाई रियलिस्टिक रिपेमेंट शेड्यूल ही तो होना चाहिए बेस्ड ऑन द कैश फ्लो। द प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर नॉट एम्ड एट इंप्रूविंग कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिश्ड अकाउंट। ये मुश्किल क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने के बाद और ध्यान से पढ़ने के बाद आसान लग रहा है ना? ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला, नहीं आई तो वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा सुनिए
जो लाइन बोली है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने सालों तक काम किया है आईरेक पे, तो इसलिए मेरे को तो बहुत क्लियरिटी है। द प्रोविजनिंग शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड व्हेन एसेट हैज रिमेन नॉन परफॉर्मिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी एंड रिलायबल वैल्यू देयर ऑफ, बहुत क्लियरली लिखा है। तो ये जो बात मैंने बोली यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में, कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आईरेक, what is the maximum period for which an asset can be considered a substandard asset? This is comparatively straightforward question है, बहुत straightforward। अगर आपको आता है कितने टाइम तक मैक्सिमम कोई एसेट सब स्टैंडर्ड रह सकता है, और मैंने आपको बताया कि एसेट क्लासिफिकेशन के 4 तरीके हैं। एक है स्टैंडर्ड, जब तक वो बराबर आपका ब्याज या ईएमआई आपको मिल रही है, वो स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद हो जाता है वो सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद हो जाता है वो, सोच लीजिए क्या होता है, डाउटफुल, और उसके बाद क्या होता है वो लास्ट कैटेगरी क्या है, ये तो पढ़ ही लिया होगा ना अभी तक, लॉस। तो 12 महीने में अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट 12 महीने बाद डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी कि अब ये इस पे प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाउटफुल एसेट? अब डाउटफुल में डाल दिया तो क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? लिक्विडेशन इन फुल इज हाईली क्वेश्चनेबल एंड इम्प्रोबेबल, well defined credit weakness that jeopardize the liquidation of the debt, reliability of dues is uncertain, loss has been identified but the amount has not been written off wholly। ये वाला तो कहीं से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लॉस एसेट की जैसे बात लग रही है। नन ऑफ दैट अब भी होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब आप पहले 3 ऑप्शन में थोड़ा दोबारा पढ़ लीजिए तो आपको निकाल लेंगे कि अगर रिलायबिलिटी अनसर्टेन है, इसके भी तो चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि डाउटफुल है ना अभी, तो डाउटफुल है तो लिक्विडेशन इज क्वेश्चनेबल एंड इम्प्रोबेबल। A loan classified as doubtful has all the weakness inherent in asset that were classified as substandard, with the added characteristics that the weakness make collection or liquidation in full highly questionable and improbable। तो जो पूरा का पूरा लिक्विडेशन है, जो पूरा का पूरा है कि पूरा का पूरा रिकवरी आ जाएगी, वो अभी हाईली क्वेश्चनेबल है, तो 12 महीने बाद उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सिमिलर क्वेश्चन है फिर से आईरेक नॉर्म पे, और अगर आईरेक नॉर्म पे मैं क्वेश्चन बनाने लग जाऊं ना, 100 क्वेश्चन बना लूंगा आराम से। आईरेक नॉर्म के अंदर ही इतना कुछ है, तो आपको बहुत बहुत ध्यान से हर चीज समझनी है। अगर आप समझ लेंगे, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। रट्टा मारेंगे केवल तो उससे नहीं हो पाएगा। एज पर आरबीआई गाइडलाइन फॉर एआरसी, एन एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग when the interest or principal is overdue for a period of how many days from the date of acquisition or the date as per the contract between the borrower and the originator, whichever is later। Again very straightforward question। आपको अगर समझ में आता है एआरसी क्या करती है, एआरसी क्या करती है, जो आपके बैड एसेट्स हैं, अब बैंक के अंदर वो टाइम खपाने का एनर्जी नहीं बचा है कि वो बैड एसेट की रिकवरी में अपना टाइम वेस्ट करे या एनर्जी वेस्ट करे। बैंक का मेन काम क्या है? डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो वो जो बैड एसेट हैं, उनको जो एसेट रिकवरी कंपनीज होती हैं, एसेट रिकस्टन कंपनी जो होती है एआरसीज, उनके पास बेच देते हैं घाटे में। हाँ बिल्कुल, अब 100 करोड़ का एसेट है, बैंक सोच रहा है रिकवरी 50 करोड़ भी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, मैं अपना टाइम और एनर्जी यहाँ क्यों लगाऊं, मैं इसको 50 करोड़ में एआरसी को बेच दिया। एआरसी भी लेकिन गवर्न होती हैं आरबीआई की इन गाइडलाइन से। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन, जो एक एसेट है, इट बिकम्स एनपीए व्हेन द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट देयरऑफ इज ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज और मोर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन और द डेट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोरोवर एंड द ओरिजिनेटर। तो एक्विजिशन मतलब जिस डेट से एआरसी ने ये एसेट को एक्वायर किया है, उस दिन से 180 डेज बाद,
या जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड द बोरोवर। ओरिजिनेटर मतलब जहां से वो बैंक से लोन लिया गया है। आज के लिए आईरेक नॉर्म से इतने क्वेश्चन थे, आगे भी आएंगे। ये अब फिर एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई थिंक वेरी सिंपल टू आंसर। अगर आपको नहीं पता है लीड बैंक स्कीम क्या होती है और ये कब शुरू हुई थी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, क्योंकि यहाँ पे यह है नरसिम्हन कमेटी और ये जो है दिसंबर 69, इसका आंसर है लीड बैंक स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गाडगिल स्टडी ग्रुप। अगर आंसर आएगा, सॉरी मैंने वर्ड यूज किया नरसिम्हन कमेटी, और ये मिस्टेक करने वाले हैं आप भी एग्जाम में, क्योंकि नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स में इतने बार बार आई है, और दो नरसिम्हन कमेटी हैं, एक पुरानी वाली एक नई वाली। यहाँ पे है एक्चुअली नारीमन कमेटी। ये कर दी ना गलती हमने, मैंने बोलने में कर दी, अगर एग्जाम में कर दी तो हम सोच रहे हैं कॉन्फिडेंटली बहुत बढ़िया करके आए हैं और अपना मार्क्स हो गए निगेटिव। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन आएगा गाडगिल स्टडी ग्रुप, तो आप वो क्लिक करना। अगर दोनों आएगा तो क्लियर हो गया। गाडगिल स्टडी ग्रुप नहीं है ऑप्शन में, नारीमन कमेटी है, तो आप नारीमन कमेटी करना, बट गाडगिल स्टडी ग्रुप जरूर लिखा होगा, बिकॉज गाडगिल स्टडी ग्रुप का और जगह पे जिक्र नहीं आता है। लीड बैंक स्कीम आरबीआई को भी बहुत प्यारी है। होती क्या है लीड बैंक स्कीम, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को जिम्मेदारी दी जाती है लीड बैंक बनने की। लीड फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, लीड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, लीड फॉर टेकिंग ऑल द बैंकिंग इनिशिएटिव इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसी में जो स्टेट लेवल पे होता है एक SLBC, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। तो स्टेट लेवल पे इवन बहुत सारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स इस कमेटी को प्रिजाइड करते हैं। ये मीटिंग जो होती है बैंकर्स की, तो SLBC के लेवल पे जाता है स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मीटिंग जो होती है उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी या डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कमेटी। वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस मीटिंग को प्रिजाइड करता है। तो इसमें पर्पस क्या है कि जो बैंकिंग के एफर्ट हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फॉर डिफरेंट वेलफेयर स्कीम, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सारे बैंक एक साथ आके बात करते हैं और प्रोग्रेस का प्लान बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है वो भी बताते हैं। ये सब है आपकी लीड बैंक स्कीम 1969 में जो शुरू हुई थी। इसको एक बार रिव्यू भी किया गया है, वो डिटेल किसी और क्वेश्चन में करेंगे। What does infrastructure lending include as a part of the project finance package as per the RBI guideline for NBFCs? ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वैसे आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग क्या है प्रोजेक्ट फाइनेंस में, तो क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन। ऐसे शब्दों से सावधान रहना है, मैंने बार बार बोला है। सब्सक्रिप्शन ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स इन ए प्रोजेक्ट कंपनी। सब कुछ ऐड कर दिया इसमें, तो रोक लेता हूं, ठीक ही लग रहा है वैसे मुझे। शॉर्ट टर्म फंडेड फैसिलिटीज फॉर एक्सपोजर इन CRE, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म को हटा रहा है, जबकि यहाँ पे बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की, तो ये भी आप हटा दो। Credit facility extended only to companies in infrastructure sectors. Subscription to bonds and debentures only. आपकी लाइफ आसान बन रही है थोड़ा सा, एक एक लाइन अगर याद ना भी हो तो निकल गया सही आंसर आपका। Infrastructure lending includes all credit facilities extended by NBFCs to borrowers by way of term loan, project loan, subscription of bond, debenture, preference share, equity share in a project company as a part of the project finance package, such that the subscription amount is in the nature of the advance or any other form of long-term funded facility for exposure in the infrastructure subsectors. Subsectors are also there. What is the term used to describe the risk? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, और ये सारे रिस्क का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। कुछ तो इसमें ऐड किया हुआ है जबरदस्ती। द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन ए बैंक्स बैंकिंग बुक दैट अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंस इन द टाइमिंग ऑफ देयर रेट। टाइमिंग ऑफ देयर रेट, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आता है ये रिस्क, कि जो उनके रेट है, इंटरेस्ट रेट है,
उनके टाइमिंग में अंतर है। ऐसे समझ लीजिए, डिपॉजिट है, ये एग्जांपल आप अच्छे समझ लीजिए। डिपॉजिट आपने लिया 5 साल का, सपोज 7% पे लिया है, और लोन दे दिया है यहाँ पे 10 साल का। 10 साल का लोन तो देते हैं ना, 25 साल का भी दे देते हैं, 25 साल लिख लेते हैं, हाउसिंग लोन दे दिया 25 साल का, ठीक है। 25 साल का दे दिया हाउसिंग लोन, ये बैंक ने दिया। अब सपोज 50 लाख का ये डिपॉजिट लिया है, और 50 लाख का आपने हाउसिंग लोन दे दिया 9% पे, ठीक है, 2% का फायदा है बैंक को। 5 साल बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, बढ़ जाते हैं, आरबीआई रेपो बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं, वट इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गए अब 9%। और यहां पर 5 साल बाद इसने तो भाई डिपॉजिटर ने कहा मेरा एफडी रिन्यूअल करो अब 9% पे, और बैंक को मिल रहा है ब्याज 7% हाउसिंग लोन पे अभी भी, क्योंकि वो आप 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा है। ये होता है रिस्क, जिसको हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट, ये है गैप रिस्क that arises from the difference between the maturities of a bank's asset and liability। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, उस केस में asset is maturing in 25 years and liability which is the deposit is maturing in 5 years। so ये इंटरेस्ट रेट में वहां पे चेंज आ सकता है। इसीलिए आप देखोगे बहुत बार बैंक ऑल्सो प्रीफर कि आप वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे करें, बिकॉज उनका रिस्क उससे कम हो जाता है। बेसिस रिस्क क्या है? आप अगर टर्म बेसिस याद रखेंगे, आपने देखा होगा ना, बहुत जगह हम लिखे रहते हैं बेसिस पॉइंट, तो दैट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द रिलेटिव चेंज इन द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट हैव सिमिलर टेन्योर बट आर प्राइस्ड यूजिंग डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इंडाइसिस। फॉर एग्जाम्पल, अब टाइमिंग यहाँ पे सेम है, बोला 10 साल का लोन 10 साल का डिपॉजिट, बट जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट है उनका बेस अलग अलग है। माना एक का लाइबोर पर डाल दिया और एक का यूएस ट्रेजरीज में जो रेट चल रहा है वो डाल दिया। अगर दोनों लाइबर पे होते, लाइबर बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट यहां भी बढ़ेगा वहां भी बढ़ेगा। अब यहां एक ज्यादा बढ़ रहा है और दूसरा कम बढ़ रहा है, तो इस टाइप का जो बेसिस रिस्क है, बिकॉज द बेस ऑफ द कैलकुलेशन इज डिफरेंट, उससे आता है। Option risk is the risk that arises from options embedded in the financial instrument where the bank or its customer can alter the label and timing of their cash flow। अगर आपने ऑप्शंस पढ़ लिए हैं तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर जिसने ऑप्शन खरीदा है उसके पास वो एक ऑप्शन है, उसके पास एक चॉइस है कि वो उसको चेंज कर सकता है। जो भी ऑप्शन खरीदा हुआ है तो उसकी वजह से जो रिस्क आता है उसको बोलते हैं ऑप्शन रिस्क। 68 question, what is the minimum net NPA requirement for an urban cooperative bank to be classified as financially sound and well managed? ये क्राइटेरिया है आरबीआई का, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड। पिछले जो वीडियो था मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था, एक मैंने जो वीडियो डाला है स्टोरी ऑफ द इंडियन बैंकिंग, उसमें मैंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपको बताया है कि किस तरीके से डुअल रेगुलेशन की वजह से यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है सेक्टर में। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। स्टोरी ऑफ द बैंकिंग, आधे घंटे में आपको पूरा बैंकिंग का इतिहास और करंट स्टेटस समझ में आ जाएगा। ब्रीफली डिटेल में फिर मैं और बताऊंगा। नॉट मोर देन दीज परसेंटेजेस, अब ये तो आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई थ्योरी नहीं लगेगी। आपको अगर पता है कि दिस इज नॉट मोर देन 3%, आरबीआई बोलता है कि अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, ये यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, अगर आप फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज की कैटेगरी में हो तो आपका जो नेट एनपीए है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम आपको फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक मानेंगे। Which of the following options is not a characteristics of a callable bond? अब नाम से ही ना, अगर आपको थोड़ा फाइनेंस समझ में आ जाएगी, कॉलेबल बॉन्ड तो नाम ही बताता है इसका कि जो इशूअर है वो उस बॉन्ड को कॉल बैक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉलेबल बॉन्ड। लोअर कूपन रेट, हायर यील्ड टू मैच्योरिटी,
हायर क्रेडिट रेटिंग कैन बी रिडीम्ड बाय इशूअर बिफोर मैच्योरिटी। मैंने आपको बताया अभी, जो इशूअर है, जिस भी संस्था ने वो बॉन्ड इशू किया है, वो उसको पहले कॉल बैक कर सकता है। लॉन्गर मैच्योरिटी, तो अब ये मैच्योरिटी लॉन्गर है या शॉर्टर है, मतलब हो सकती है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉलेबल बॉन्ड। क्यों नहीं हो सकता है? इट कैन बी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉलेबल बॉन्ड की उसकी मैच्योरिटी लॉन्ग है, और इसीलिए वो ऑप्शन रखा है बीच में, कॉलेबल बनाया हुआ है उसको। लोअर कूपन रेट, हाउ डू यू डिसाइड कूपन रेट लोअर है या हाइयर है, और कहां से आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। और हाइयर यील्ड टू मैच्योरिटी, नॉर्मली कॉलेबल बॉन्ड में थोड़ा हाई यील्ड इसलिए होती है बिकॉज तभी तो सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इशूअर के पास राइट है, वो कभी भी वापस ले सकता है उसको। अगर इशूअर को लगता है कि फ्यूचर में वो कम इंटरेस्ट पे पैसा रेज कर पाएगा, तो तब उस केस में नॉर्मली कॉलेबल बॉन्ड वो यूज करते हैं पैसा रेज करने के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट में यहाँ पे, बट आप तो अभी भी खरीद रहे हो मॉक टेस्ट अभी भी। चलो ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है हायर क्रेडिट रेटिंग। देखिए, क्रेडिट रेटिंग से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, वो कॉलेबल है या नहीं है। क्रेडिट रेटिंग होती है किसी भी एसेट की क्वालिटी पे। एसेट है ना, बॉन्ड भी तो एक, तो जो भी संस्था उसको इशू कर रही है उसकी क्या क्रेडिट रेटिंग होगी, उस पे, उस संस्था के जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या जो भी सिक्योरिटी है, उस पर डिपेंड करेगा वो कॉलेबल है या नॉन कॉलेबल है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। द क्रेडिट रेटिंग इज बेस्ड ऑन द इशूअर्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे प्रिंसिपल, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉन्ड्स फीचर्स। फीचर है तो बॉन्ड का एक। अब ये क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और ऐसे ही धोखेबाज क्वेश्चन एग्जाम में धोखा देंगे। आप करो पहले आंसर करो, चाहे उसके बाद गूगल करना, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना, और आपको ये मॉक टेस्ट अभी अर्न भी करने हैं, याद है ना। हर बार बोल रहा हूं मैं आपको, ये मॉक टेस्ट अर्न करने हैं प्रैक्टिस करके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।